सगी सौतेले बेटी दामाद के फर्स्ट एनिवर्सरी पर माँ लाई ड्रेस। कितनी पुरानी हो गई मेरी ये साड़ी। भगवान जी, आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों हर कोई मुझसे नफरत करता है? मैं तो कभी किसी का भी बुरा नहीं करती। सुनीता अपनी मैली साड़ी को देखकर काफी दुखी हो रही थी। तभी रसोई में उसकी सास हिमानी आती है। ये देखो, इस मनहूस ने अब तक खाना ही नहीं बनाया। अरे यहाँ ऊँघते हुए क्या बैठी है? जल्दी खाने की व्यवस्था कर। जी माँ जी। एक बात सुन ले बहू, आज मेरी छोटी बहन शीला हमारे घर आ रही है। वो शादी पर नहीं आ पाई थी, इसलिए अब तुम्हें देखने आ रही है। तो उसके सामने अपने इस फटीचर अवतार में मत चली आना। कोई ढंग की अच्छी सी साड़ी पहन लेना। माँ जी, मेरे पास तो केवल 2 ही साड़ियाँ हैं और वो भी काफी पुरानी हैं। तेरे मायके वाले तो काफी अमीर है ना, उन्होंने क्यों नहीं दिए तुझे कपड़े? कैसे खड़ूस है तेरे मायके वाले। ये सुनकर सुनीता दुखी हो जाती है। पता नहीं क्या देखकर मेरे बेटे ने तुझ मनहूस को पसंद कर लिया था। अगर पहले पता होता कि तू ऐसी फटीचर है तो मैं तुझे कभी अपने घर की बहू नहीं बनाती। मेरे ही नसीबों में पड़ना था तुझे। इतना कहकर हिमानी बाहर चली जाती है। माँ जी का गुस्सा जायज है। भगवान जी, अब आप ही कोई रास्ता निकालिए ताकि मेरे जीवन में आई भयानक तबाही हमेशा के लिए दूर हो जाए। इधर बाहर हिमानी अपने छोटे से घर में सबके साथ बैठी थी। हिमानी के परिवार में उसका पति राकेश, बेटा दीपक और 2 बेटियां साक्षी, अनुजा थी। हिमानी और उसके परिवार वाले मिडिल क्लास लोग थे। तभी हिमानी के घर उसकी छोटी अमीर बहन शीला आती है। कैसी हो दीदी? मैं तो ठीक हूँ, पर तू तो पूरी ही तरह बदल गई है। लगता है विदेश की हवा लग गई तुझे भी। मासी जी, आपका विदेश का सफर कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था। सॉरी दीपक बेटा, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई थी। अगर मुझे पता होता कि उस दिन तुम्हारी शादी है तो हम विदेश घूमने जाने का प्लान ही नहीं बनाते। कोई बात नहीं, अब तो तू आ गई है ना। हिमानी की बहन शीला शहर में रहती है, जो कि काफी अमीर है। दीपक बेटा, तेरी पत्नी सुनीता बहू कहाँ है? मुझे भी तो अपनी पत्नी से मिलवा। तभी सुनीता वही पुरानी मैली साड़ी में सबके पास आती है। ये है हमारी बहू सुनीता। शीला सुनीता और उसके पहनावे को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है। ये है सुनीता? जी मासी जी, यही सुनीता है, मेरी पत्नी। तेरा क्या दिमाग खराब है दीपक? इस गरीब फटीचर से शादी कर लिया तूने? ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। साड़ी तो देखो इसकी कितनी मैली है, कैसे घर में काम करने वाली नौकरानी लग रही है ये। मासी जी, वो बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था तू इसके बारे में कि सुनीता के मायके वाले इतने अमीर हैं, बड़े लोग हैं, सुनीता इतनी अच्छी है, ऐसी है वैसी है। अरे कैसी निकली? अरे इससे तो अच्छे रास्ते के भिखारी लगते हैं। ये किस फटीचर से शादी कर लिया तूने? ये सुनकर सुनीता दुखी हो जाती है। सुनीता कुछ दिन पहले ही इस घर में शादी करके आई थी। अब क्या करें शीला, इस दीपक को तो हम समझा कर थक चुके थे कि इस लड़की से शादी मत कर, पर इसके सर पर तो प्यार का भूत सवार था। हमें कहाँ पता था कि इसके मायके की अमीरी केवल दिखावे की है। अब सुनीता के कपड़ों को देखकर उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं। सारा मूड खराब कर दिया दीपक तूने। जा रही हूँ मैं यहाँ से। शीला वहाँ से चली जाती है। यार हद हो गई सुनीता यार, तुम्हारे मायके वाले इतने अमीर होने के बावजूद भी उन्होंने तुम्हें न दहेज दिया न गहने। चलो वो तो कोई कारण हो रहा होगा जो नहीं दिए, पर कपड़े? अरे तुम्हारे मायके वालों ने तो तुम्हें कपड़े तक नहीं दिए। इतने कैसे फटीचर लोग हैं वो? ये सुनकर सुनीता रोने लगती है। अब तो मुझे भी लगता है कि तुमसे शादी करके ही गलती कर दी मैंने। दीपक बाहर चला जाता है। दीपक इसी शहर के कारखाने में छोटी मोटी मजदूरी करता है। अगले दिन सुनीता घर की सफाई कर रही थी और सब घर में बैठे थे। तभी वहाँ सुनीता की छोटी अमीर मॉडर्न बहन पायल आती है। पायल ने काफी कीमती साड़ी और सोने के गहने पहने हुए थे। और मेरी पनौती दीदी, क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में? अरे पायल तू? मैं अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है? कपड़े और गहने देखकर समझ नहीं आ रहा तुझे कि कैसी होगी ये? मस्त ही होगी। सही कहा आपने काकी जी। अब मेरा ससुराल सुनीता दीदी की तरह गरीब नहीं है ना। मेरे ससुराल वाले इस शहर के जाने माने रईस हैं, तो मेरा जीवन तो मजे से ही कटेगा ना। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तेरे हालचाल जानकर चलूं। एक बात बताइए पायल बहन, आपके मायके वाले आप दोनों बहनों को याद नहीं करते क्या? अरे मेरी माँ तो हमेशा मुझे याद करती है। वो रोज मुझसे फोन पे बातें करती, मेरे लिए बढ़िया बढ़िया ड्रेस चीजें भेजती रहती है। अच्छा, सुनीता बहू को तो तुम्हारी माँ कभी फोन नहीं लगाती ना, कभी इसके लिए कुछ भेजती है। देखो कैसा ये मनहूस की तरह मैला साड़ी में रह रही है ये तो बचपन से ही मनहूस है। मैंने तो पहले ही कहा था दीपक जी को कि देखिए आप इस मनहूस सुनीता से शादी मत कीजिए, पर दीपक जी ने हमारी बात नहीं मानी। ये सुनीता ऐसी है, जहाँ भी रहती है ये वहाँ अपनी मनहूसियत फैलाती रहती है। इतना कहकर पायल वहाँ से चली जाती है। शाम का समय, सुनीता और सब घर में थे। दीपक बेटा, जब बहू के पास कपड़े नहीं है तो तू उसके लिए कोई अच्छी सी साड़ी दिला दे। ऐसे पुरानी साड़ियाँ पहनकर बहू घर में रहती है, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे इसे देखकर। क्या अच्छा नहीं लग रहा? ये बात इसके मायके वालों को समझनी चाहिए थी। 2 साड़ियों में भेज दिया इस मनहूस को उन्होंने हमारे घर। मेरी कुछ पुरानी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, सुनीता बहू उसे फिट कराकर पहन लेगी। इधर पायल एक बड़े से आलीशान घर में थी, जहाँ उसके सास ससुर मेनका हरीश, पति विनय और नंद दिया थी। पायल के ससुराल वाले काफी अमीर और मॉडर्न लोग हैं।
पायल बहू, तेरे मायके से तेरी माँ ने तेरे लिए कुछ भेजा है। दिया, जा जरा मेरे कमरे से वो थैली लेकर आ। माँ ने जरूर कुछ अच्छा ही भेजा होगा। तभी दिया एक थैली लेकर आती है तो उस थैली में एक बहुत ही सुंदर डिजाइनर डायमंड का गाउन होता है। वाह, कितना सुंदर गाउन है ये। समधन जी ने तो बहुत ही प्यारा गाउन भेजा है। भाभी, आप बहुत लकी हो कि आपको इतनी प्यार करने वाली माँ मिली। माँ को थैंक्स तो बोलना ही पड़ेगा। तभी पायल अपनी माँ को कॉल करती है तो इधर एक बड़े से घर में पायल की माँ मीनाक्षी, पिता दर्पण और छोटा भाई रोहन ये सब थे। मीनाक्षी और उसके परिवार वाले काफी अमीर और मॉडर्न हैं। पायल का फोन। मीनाक्षी फोन उठाती है। बोल मेरी गुड़िया रानी, कैसा लगा तुझे गाउन? हाँ अच्छा है माँ। सबको वहाँ पसंद तो आया ना तेरी ड्रेस? जी माँ, पसंद आई। दोनों बातें करने लगते हैं। मीनाक्षी हमेशा पायल के लिए कुछ न कुछ भेजती रहती थी। थोड़े समय बाद मीनाक्षी फोन रख देती है। तुमने सुनीता बिटिया को भी भेजा है ना ऐसा ही ड्रेस? उस मनहूस को तो मैं एक चिंदी भी नहीं भेजूंगी। हाँ हाँ, मैंने सुनीता को भी ऐसा ही ड्रेस भेजा है। मीनाक्षी सुनीता से नफरत करती थी। उसने सुनीता के लिए कोई ड्रेस नहीं भेजी थी। जब से सुनीता की शादी हुई है हम एक बार भी उससे मिलने नहीं गए, न वो यहाँ आई। मैं कल सुनीता के ससुराल जाकर उससे मिलकर आऊंगा। अगर ये सुनीता के ससुराल चले गए तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैंने सुनीता के लिए कोई ड्रेस नहीं भेजी। इन्हें वहाँ जाने से रोकना होगा। कि हाँ, आप भी बेटियों को उनके ससुराल में चैन से रहने दीजिए ना। अगर आप बार बार बेटियों के ससुराल जाएंगे तो उनका मन कैसे लगेगा वहाँ। उन्हें अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे से घुलने मिलने दीजिए, फिर बाद में चले जाना अपनी बेटियों से मिलने। इधर सुनीता अपने ससुराल में थी। अब उसकी सास और सब उसे अपने घर में नौकर की तरह रखते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं। एक शाम सुनीता घर में सफाई कर रही थी। जल्दी जल्दी हाथ चला मनहूस कहीं की, फिर तुझे रात का खाना भी बनाना है। जी माँ जी। थोड़े समय बाद सफाई हो जाने पर सुनीता रसोई में आती है। तभी अचानक उसकी साड़ी का पल्लू गैस चूल्हे से अटक कर फट जाता है। अरे ये पल्लू कैसे फट गया मेरा? मुश्किल से तो 2 साड़ियाँ हैं मेरे पास, अब उसमें से एक साड़ी का पल्लू भी फट गया। तभी जैसे तैसे वो खाना बनाने लगती है। रात का समय सुनीता अपने कमरे में उस फटी हुई साड़ी के पल्लू को सुई धागे से बैठे हुए सिल रही थी। अब इस फटी साड़ी को देखकर सब फिर से मुझे बातें सुनाएंगे। तभी दीपक कमरे में आता है तो वो देखता है कि सुनीता पल्लू को सिलते हुए रो रही है। क्या हुआ सुनीता, तुम रो क्यों रही हो? मेरी साड़ी का पल्लू फट गया है। हाँ तो इतनी सी बात पर रो क्यों रही हो? मेरे पास केवल 2 ही साड़ियाँ और उसमें से भी एक फट गई है। अब सब मुझे बातें सुनाएंगे। सुनीता के दर्दनुमा आंसू देखकर दीपक भी दुखी हो जाता है। सुनीता, आखिर बात क्या है? क्यों तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? जब से तुम शादी करके यहाँ आई हो, तुम्हारे मायके से अब तक कोई भी तुमसे मिलने नहीं आया। ना आज तक किसी ने तुम्हारे लिए कोई चीज भेजी, न तुम्हें वहां बुलाया। ऐसा क्यों सुनीता? क्या तुम्हारे मायके वाले तुमसे नफरत करते हैं क्या? ऐसा नहीं है जी, वो तो। देखो सच सच बताओ सुनीता, बात क्या है? तुम्हें मेरी कसम। आपने कसम क्यों दी दीपक जी? मुझे बताओ सुनीता कि आखिर बात क्या है? पायल मेरी सगी बहन नहीं है जी, वो मेरी सौतेली बहन है। क्या? वो मेरे असली माता पिता नहीं है, मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। मैं पायल के चाचा बलराम की बेटी हूँ, जिससे पायल और उसके माता पिता मुझसे बचपन से नफरत करते आ रहे हैं। शांति तो नहीं रही और मेरे भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे अपने इस कलेजे के टुकड़े को अपने दर्पण भाई को सौंपना होगा ताकि वो इसकी अच्छे से परवरिश कर सके। अंधेरी रात में बलराम अपनी नन्ही सी बेटी को गोद में लेकर एक बड़े से घर के अंदर आते हैं, जहाँ बलराम का बड़ा भाई दर्पण, अपनी पत्नी मीनाक्षी और दर्पण की छोटी बेटी नन्ही बेटी पायल थी। दर्पण भाई, मैं अपनी इस नन्ही बेटी को आपको सौंपने आया हूँ। मेरी इस बच्ची का जीवन भर अच्छे से पालन पोषण करना और इसे अपनी बेटी की तरह पालना। भाई साहब, भाई साहब। अरे पर हम कैसे आपकी बेटी को ले सकते हैं? भाभी, मेरी शांति मुझे छोड़कर चली गई और अब मेरी ये बीमारी पता नहीं कब मुझे खा जाए। अरे तू रो मत मेरे भाई, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। भाई साहब, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी इस बच्ची का क्या होगा? इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। मैं अपनी वजह से आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं जानता हूँ मेरे इलाज में बहुत से पैसे लग रहे हैं, पर अब मैं इस जीवन से तंग आ चुका हूँ भाई साहब। तभी बलराम अपनी बेटी को दर्पण के हाथ में सौंपकर वहां से जाने लगता है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बलराम रुक जा भाई। तभी बलराम सामने एक गहरे कुएं के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़कर अपनी बेटी को देखता है। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। बलराम, नहीं बलराम, रुक जा बलराम। तभी बलराम उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। ये देखकर दर्पण खूब रोता है। कुछ सालों बाद दर्पण मीनाक्षी अपने घर में थे। बलराम की बेटी सुनीता 20 साल की हो चुकी थी और दर्पण की बेटी सुनीता रोहन भी बड़े हो चुके थे। बाबा, आप क्यों जा रहे हो?
आप यहीं रहकर कोई काम कीजिए ना, आप चले जाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बिटिया अब काम है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा मैं चलता हूँ मीनाक्षी, बच्चों का ख्याल रखना। दर्पण दूसरे शहर की एक कंपनी में नौकरी करता है जो साल में एक बार अपने घर आता है। तभी दर्पण वहां से चला जाता है। ओए मनहूस कहीं की, चल घर की सफाई कर और सबके गंदे कपड़े भी धो। गए तेरे हमदर्द अब यहाँ से, अब सीधी तरीके से घर के काम काज में लग जा, वरना टांगे तोड़ दूंगी मैं तेरी। जी माँ। सुनीता घर के काम करने में लग जाती है। दर्पण की गैर मौजूदगी में मीनाक्षी सुनीता पर ऐसे ही जुल्म करती है। उसने उसे अपने घर की नौकरानी बनाकर रखा था और पायल जो कि काफी मॉडर्न थी, उसे मीनाक्षी अच्छे से पढ़ा लिखा रही थी। उसके हर खुशी हर जरूरत को पूरा करती थी। कुछ सालों बाद सुनीता हमेशा घर से में साधारण मैले कपड़े पहनती। एक दिन पायल मॉडर्न शॉर्ट कपड़े पहनकर घर आती है। माँ, मुझे एक विनय नाम के लड़के से प्यार हो गया और मैं उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। चिंता मत कर बिटिया, मैं तेरी शादी विनय से ही करवाऊंगी। माँ ने जीवन भर मुझे अपनी नौकरानी बना कर रखा। उन्होंने ना मुझे पढ़ाया, ना कभी मुझे अच्छे कपड़े पहनने दिए। वो हमेशा पायल की हर खुशी को पूरा करती। जब आप मुझे मिले थे दीपक जी, तो माँ ने विनय पायल की शादी वाले दिन हम दोनों की भी शादी करवा दी। माँ ने पायल को दहेज में लाखों रुपए के गहने दिए थे, अच्छे कीमती कपड़े दिए थे और मुझे 2 साड़ी के सिवाय कुछ भी नहीं दिया। सुनीता की यह दर्दनुमा कहानी सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी दरवाजे पर खड़े दीपक के परिवार वाले हिमानी, राकेश, साक्षी, अनुजा, ये चारों भी सुनीता की सारी बात सुन लेते हैं। तभी सब अंदर आते हैं। माँ जी, आप सब मेरी बच्ची, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमने तेरी सारी बातें सुन ली। तभी हिमानी सुनीता को गले लगाकर खूब रोने लगती है। भाभी, आपके मायके वाले आप पर इतना जुल्म करते थे और आप उनका जुल्म जीवन भर सहते आ रही थी। हमें माफ कर दे बहू कि हमने तुझ पर इतना जुल्म किया। अब हम तेरी हर खुशी को पूरा करेंगे बहू। सुनीता की दर्दनुमा कहानी सुनकर उसके ससुराल वाले उसके हमदम बन जाते हैं। कुछ महीनों बाद सुनीता के घर उसकी बहन पायल आती है। दीदी देखिए, माँ ने मुझे 2 लाख रुपए का नेकलेस खरीद कर दिया है और कितने सारे कपड़े भी खरीद कर दिए मुझे। पायल बिटिया, सुनीता भी तुम्हारी बहन है, फिर तुम्हारे माता पिता इसे क्यों कुछ नहीं देते? ना इससे कभी मिलने आते हैं वो? तुम दोनों बहनों में ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? ये मेरी सौतेली बहन है और इस पनौती के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। पायल वहां से चली जाती है। कुछ महीनों बाद एक दिन मीनाक्षी दर्पण अपने घर में थे। मीनाक्षी के हाथ में एक कीमती डिजाइनर फ्रॉक और एक आदमी का सुंदर सा कोट पैंट था। अरे वाह, ये कपड़े तो बहुत सुंदर हैं। मेरी पायल बिटिया को फ्रॉक बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए सबसे सुंदर फ्रॉक लेकर आई। पूरे 2 लाख रुपए का है ये फ्रॉक और दामाद जी के लिए मैंने 40,000 रुपए का ये सूट खरीदा है। देखना, उनकी इस पहली एनिवर्सरी पर दोनों ये कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। और सुनीता बिटिया, और दामाद जी के लिए क्या खरीदा है तुमने? उसके लिए तो मैं 200 रुपए वाली साधारण साड़ी खरीदूंगी। उस मनहूस की वही औकात है। इधर पायल अपने ससुराल में थी, जबकि उसकी सास ने पायल के लिए 10 लाख का चांदी की पट्टियों का फ्रॉक बनाया था। वाह, कितना सुंदर फ्रॉक है। ये फ्रॉक मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ बहू। कल तुम्हारी और विनय की शादी की सालगिरह है ना, तो इस पहली सालगिरह पर तुम्हें मेरी ओर से ये गिफ्ट है। कल तुम ये फ्रॉक पहनना। थैंक यू सो मच माँ जी। कल पायल, विनय, सुनीता और दीपक, इन चारों की एनिवर्सरी है। अगले दिन मीनाक्षी बाजार में आती है। चलो सुनीता के लिए कोई सस्ती सी साड़ी खरीद लेती हूँ। तभी मीनाक्षी सुनीता के लिए 200 रुपए की सस्ती साड़ी खरीद लेती है और दीपक के लिए एक ठेले का सस्ता कुर्ता खरीद लेती है और वो कीमती सूट और फ्रॉक लेकर पायल के ससुराल आती है, जहाँ पायल और विनय की एनिवर्सरी पार्टी चल रही थी। पायल ने अपनी सास का दिया वो चांदी का फ्रॉक पहना हुआ था। माँ, आप आ गए? मीनाक्षी जी, अपनी बेटी के लिए एनिवर्सरी का तोहफा नहीं लाई आप? हाँ लाई हूँ ना, मैं दामाद जी और पायल दोनों के लिए ड्रेस लेकर आई हूँ। तभी मीनाक्षी वो कीमती फ्रॉक और कीमती सूट सबको दिखाती है। ये देख बेटिया, मैं तेरे लिए पूरे 2 लाख रुपए का फ्रॉक लेकर आई हूँ और दामाद जी के लिए 40,000 रुपए का सूट। तभी पायल गुस्से में वो फ्रॉक और सूट दोनों फेंक देती है। ले जाइए अपने ये कपड़े अपने साथ माँ। आप मेरी एनिवर्सरी पर मेरे लिए ये घटिया सा सस्ता फ्रॉक लेकर आई हैं। ये सुनकर मीनाक्षी के होश उड़ जाते हैं। बेटिया, ये 2 लाख रुपए का फ्रॉक है। ये फ्रॉक देख रही हो आप, जो मैंने पहना है? ये फ्रॉक माँ जी मेरे लिए 10 लाख रुपए का लेकर आई हैं और आपके दामाद ने 4 लाख रुपए का सूट पहना है और आप इतने घटिया कपड़े लेकर आई हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी माँ। आज आपने यहाँ मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। अपनी बेटी का ये बर्ताव देखकर मीनाक्षी सबके आगे शर्मिंदा हो जाती है। तभी पायल अपने कमरे में चली जाती है। माँ, आपने दीदी के लिए इतने प्यार से ड्रेस खरीदी, इतने प्रेम से आप उनके लिए ये कपड़े लेकर आई और दीदी ने आपको सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। मीनाक्षी खूब रोने लगती है। तभी रोहन मीनाक्षी वहाँ से चले जाते हैं। दोनों सड़क पर थे। मैं जिस बेटी को सबसे ज्यादा चाहती थी, आज उसी बेटी ने मुझे सबके सामने इतना शर्मिंदा कर दिया। पायल दीदी बहुत घमंडी हो गई माँ। चलिए हम सुनीता दीदी को उनके कपड़े देकर आते हैं।
तभी दोनों सुनीता दीपक के घर आते हैं तो उनके घर भी एनिवर्सरी की छोटी सी पार्टी चल रही थी। सुनीता ने अपने ससुराल का दिया एक सुंदर सा गाउन पहना हुआ था। माँ, रोहन, आप दोनों आज यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। तभी मीनाक्षी 200 रुपए वाली साड़ी और वो सस्ता कुर्ता सुनीता दीपक को देती है। तुम दोनों की एनिवर्सरी पर मेरी ओर से ड्रेस। वाह माँ, बहुत ही सुंदर साड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, मैं इस साड़ी को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगी। ये सुनकर मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सुनीता को गले लगाकर रोने लगती है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने जीवन भर तुझे बुरा भला कहा, तुझे कभी अपना नहीं माना, और आज तू मेरे दिए इस मामूली से तोहफे से खुश हो गई। नहीं माँ, किसने कहा ये साड़ी मामूली सी है? माँ की दी हुई हर चीज बहुत अनमोल होती है। उसकी तुलना पैसों से नहीं की जाती, बल्कि उसमें माँ का प्यार और उसकी ममता भरी होती है, जो उस चीज को बहुत अनमोल बना देती है। आप यहाँ आई, मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई माँ। ये सुनकर मीनाक्षी फूट फूट कर रोने लगती है। मेरी बच्ची। उसके बाद मीनाक्षी वो कीमती फ्रॉक और कीमती सूट सुनीता और दीपक को दे देती हैं और एक बड़ा सा केक मंगवाकर अपनी बेटी सुनीता को एनिवर्सरी खुशी खुशी मनाती हैं। उसके बाद से मीनाक्षी के दिल से सुनीता के प्रति हमेशा के लिए नफरत खत्म हो गई और वो उसे सगी बेटी से बढ़कर प्यार देने लगी।